ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की हिंदुस्तान से मोहब्बत किसी से पोशीदा नहीं है। ये इश्क है बादशाह का अपने वतन से, जो बादशाह मरते दम तक हिंद को नहीं भूल पाया। सदियों बाद भी बहादुर शाह जफर हिंद की दास्तानों में जिंदा हैं। हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर की अकीदत को सलाम करता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत थी। अंग्रेजों ने भले ही उन्हें यहाँ से कैद करके रंगून भिजवा दिया हो, लेकिन उनकी हर सांस में हिंदुस्तान की महक थी। जफर की शायरी में भी उनके वतन की मिट्टी से महरूम होकर एक गैर मुल्क में दफन होने का दर्द साफ सुनाई देता है। लेकिन कहते हैं कि वतन पर मरने वालों का रिश्ता कभी अपने वतन से टूटता नहीं है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद अब उनके और हिंदुस्तान के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है। इस नए रिश्ते में सूफियत की रूहानी महक भी है और राजस्थान की मिट्टी के रंग भी। यूँ कहें कि आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ नहीं किया है। इसके लिए हमने बनारसी कपड़े के ऊपर उसको डाइंग करवा के उस पर गोटे का काम कराया, उसके ऊपर सिंपल पर्ल्स को हमने उसके ऊपर पेस्ट किया है। और कुल मिला के ये है कि हम आर्टिफिशियल की जगह सिंप्लिसिटी से ज़्यादा उसको क्रिएटिव बनाना चाहते थे। वो हमारी इसमें कोशिश रही है। नया रिश्ता हुकूमत हिंद की पहल पर शुरू हुआ है। तय किया गया है कि हर साल बहादुर शाह जफर के सालाना उर्स पर उनकी मज़ार पर पेश की जाने वाली चादर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से तैयार होकर जाएगी। ये लगातार दूसरी बार है जब अजमेर शरीफ से तैयार चादर को रंगून भेजा जा रहा है। अजमेर के कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने दरगाह कमेटी की जानिब से तैयार खास चादर को मीडिया के सामने नुमाया किया। बहादुर शाह जफर के मज़ार पर पेश की जाने वाली ये चादर खास तौर पर हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू को समेटे है। बनारसी कपड़े पर राजस्थान बंधेज की कारीगरी से इस चादर को सजाया गया है। खास तौर पर मंगवाए गए मोतियों से इसकी सजावट की गई है। हिंदुस्तान के जज्बात की अक्कासी करते हुए ये चादर जाफरानी रंग में तैयार की गई है, जिसमें सफेद गुलाब के फूलों की कसीदाकारी की गई है। दरगाह शरीफ के लिए नस्ल दर नस्ल चादर बनाने का काम करने वाले लियाकत अली ने तकरीबन एक हफ्ते की सख्त मेहनत के बाद इस चादर को तैयार किया है। एक अपने आप में एक अजीब सी खुशी है कि हमने कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करा और हम इस काबिल हुए कि इसको कुछ करने के लिए बने। आज हमें हमारे महसूस हो रहा है कि हमारे फादर ने जो हमें हुनर सिखाया वो आज हमारे देश के लिए काम आ रहा है। 23 नवंबर को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मज़ार पर चादर पेश की जाएगी। ये तोहफा उस बादशाह के लिए होगा जिसके जहन में मरते वक्त तक हिंदुस्तान जिंदा रहा और सदियां गुजर जाने के बाद भी जो बादशाह आज तक हिंदुस्तान के जहन में जिंदा है कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। जी मीडिया के लिए अजमेर से मनवीर सिंह की रिपोर्ट। और पाकिस्तान की रहने वाली शगुफ्ता को 11 साल के बाद पहचान मिली। 11 साल तक लगातार दफ्तर के चक्कर काटने के बाद शगुफ्ता को हिंदुस्तान की शहरियत हासिल हुई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया कहती है कि नाम में क्या रखा है, पहचान में क्या रखा है, तो सुनिए पहचान की जान पाकिस्तान की शगुफ्ता से पूछिए, जो 11 साल से अपने वजूद को तलाश कर रही थी। 11 साल से अपनी पहचान हासिल करने के लिए एड़ियां घिस रही थी। 11 साल से हिंदुस्तानी होने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। ये बहुत लकी दिन है आज का, क्योंकि 20 इयर्स के बाद में मुझे फाइनली नेशनलिटी का सर्टिफिकेट मिल गया। 8 ईयर हो गए मुझे मेरी मम्मी पापा से वगैरह मिले हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ, लकी दिन है आज मेरे। दरअसल और पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलेंगे। We'll follow that with discussions together with Congress and NCP with Shiv Sena. The discussions, as soon as they're completed and as soon as we reach agreement all the points, the media will be briefed about all the architecture of the proposed alliance. Thank you. Sir, you also. हिंदी में मराठी महाराष्ट्र में जो सरकार गठन करने की जो
कवायद चल रही है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चर्चा का अगला दौर पूर्ण हुआ। सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन चुकी है और साथ ही में अब जो चर्चाएं हैं वो हम मुंबई में करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे, उनको अब तक की चर्चे की जानकारी पूरी देंगे। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना से बातचीत करेंगे और जब हमारी बातचीत सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी तब आपको मुंबई में सारी जानकारी दी जाएगी कि ये अलायंस का आर्किटेक्चर क्या है, अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है। धन्यवाद। मराठीत सर, महाराष्ट्रामध्ये पर्यायी सरकार गठन करण्याची जे कालपासून प्रयत्न चाललेले आहेत, आज एनसीपी आणि काँग्रेस पक्षाची दुसरी बैठक झाली, त्यामध्ये आमच्यामध्ये पूर्ण एकमत झालेलं आहे। आता उद्या आम्ही मुंबईला जाणार आहे। मुंबईला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोघं मिळून आम्ही आमच्या निवडणुकीपूर्वीच्या सहकाऱ्यांशी प्री पोल अलायन्स पार्टनर्स त्यांच्याबरोबर आम्ही चर्चा करू आणि आतापर्यंत झालेल्या चर्चेची सर्व त्यांना माहिती देऊ। त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शिवसेनेबरोबर चर्चा करतील आणि ही चर्चा आणि ह्या चर्चेमधले अलायन्स करण्याबद्दलचे सर्व मुद्द्यावर एकमत झाल्यानंतर आपल्याला मी तिघेही मिळून आपल्याला पूर्णपणे मुंबईत ब्रीफिंग करू। धन्यवाद। शिवसेना के साथ कभी चर्चा दावा कभी करना है सत्ता सामने पहुंची है, क्योंकि आप लोग ने कहा था साझा अनाउंसमेंट करेंगे। आप किस स्टेज पे शिवसेना के साथ बातचीत अनाउंसमेंट कल ही जो मैंने कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी देखिए हमारी बात अब शिवसेना से कल होगी और जब पूरी तरह से हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी उसके बाद हम पूरे अनाउंसमेंट करेंगे क्या हमारा तय हुआ है, क्या फैसला हुआ है और उसके पश्चात ही हम कुछ आगे की कार्रवाई, जैसे आपने कहा राज्यपाल को जाना, वो सब उसके बाद होगा। किती या ठिकाणी सत्तेतील वाटा जो आहे हा काँग्रेसचा असणार आहे, राष्ट्रवादीचा असणार आहे आणि सेनेने किती वाटेची तयारी दाखवली याबद्दल सर्व चर्चा शिवसेनेची चर्चा झाल्यावरच आपल्याला सांगता येईल। त्याबद्दल आता जी काय माहिती बाहेर येते ती सर्व स्पेक्युलेशन आहे। सर कल अनाउंसमेंट, कल की बैठक के बाद सारा अनाउंसमेंट आप कल ही करेंगे? या अनाउंसमेंट जो होगा पूरी हमारी चर्चा होने के बाद ही होगा। कल शिवसेना के साथ क्या बात 50% का कोई फॉर्मूला चीफ मिनिस्टरशिप को देखिए लेकर? शिवसेना के साथ बातचीत की जो भी हम बातचीत करेंगे उसके बाद बातचीत पूरी होने के बाद ही कोई अनाउंसमेंट होगा। महाराष्ट्र के साबिक सीएम पृथ्वीराज चव्हाण सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि बातचीत का दौर अभी जारी है और कल एक बार फिर से बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई ऐलान जो है पार्टी कर पाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हम अक्सर दाल में जीरे का तड़का लगाते हैं जिससे जायका एक लजीज शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन अगली बार जब आप जीरे का छौंका लगाने जा रहे हो तो पहले अपने किचन में रखे जीरे को चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि जिसमें मसाले को आप जीरा समझकर खा रहे हो उसमें जीरे के नाम पर भूसा और फूल की झाड़ की घास हो। दाल सब्जी में तड़का ना हो तो मजा नहीं आता ना, लेकिन होशियार हो जाइए, ये तड़का मिलावट वाला भी हो सकता है। जीरे के छौंक यानी तड़के की खुशबू पर जाने से पहले ये चेक करें कि आपके किचन में मसाले हैं या झाड़ू। पत्थर या घास। चौंकिए मत, दिल्ली पुलिस के ताजा इंकशाफ के मुताबिक आपके किचन में लग रहा जीरे का तड़का पत्थर के चूरे, जंगली घास और झाड़ू से भरा हुआ है।
इन तस्वीरों को देखिए। जीरे की इन बोरियों में जीरा ऊंट के मुंह में जीरे जितना भी नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि जिन बोरियों को पुलिस ने पकड़ा है वो पुलिस के कब्जे में क्यों है। दिल्ली के बवाना में रेड डालकर पकड़े गए इस सामान से जीरा बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। इस सामान में 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो पत्थर, 1,600 किलो फूल झाड़ू, जंगली घास और 1,225 किलो गुड़ का शीरा। मिलावट के इस फॉर्मूले से बनी इस गंदगी को हम जीरा नहीं कहेंगे, तो ये गंदगी राजस्थान, गुजरात और यूपी में थोक दुकानदारों को 20 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही थी। अब ये खरीदने वाले पर है कि वो असली जीरे में इस गंदगी की कितनी मिलावट करना चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक 80% जीरे में 20% की मिलावट हो रही थी, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी हो रही हो तो क्या गारंटी। ये काफ़ी सालों से इस स्टेट के अंदर हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि जलालाबाद जो इनका मेन गांव है, उस गांव के अंदर अधिकांश लोग इस तरह के मिलावट के धंधे में शामिल हैं और उन्हीं के चलते इनको ये सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी पता लगी और ये सारा काम इन्होंने सीखा और शुरू किया। तो सुना आपने, यूपी का एक पूरा गांव मिलावट की इंडस्ट्री बन चुका है। शाहजहांपुर के जलालाबाद से निकलकर ये मिलावटी मौत आपके किचन तक पहुंच रही है और आम आदमी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो असली नकली की पहचान कर सके। अब देखिए, पैकेट की चीज़ों पे तो हम भरोसा करते हैं कि पैकेट की चीज़ ब्रांड की होती है। ब्रांड में हम लोग ऑब्वियसली भरोसा करते हैं कि खुली चीज़ से अच्छा तो ब्रांड होता है, तो हम पैकेट की चीज़ प्रेफर करते हैं। बट आजकल तो पैकेट की चीज़ों में भी मिलावट होती है। जैसे ये है काफ़ी साफ़ है, बट फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी डंडियाँ हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसे एक ना एक बार ज़रूर चेक करके ही डालना पड़ेगा। जी मीडिया की टीम ने जब दिल्ली और नोएडा के बाजारों में जीरे की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जीरे का दाम कहीं 200 रुपए किलो तो कहीं 400 रुपए। मिलावट का ये बाजार सिर्फ जीरे तक टिका हो ऐसा नहीं है। आपकी रसोई में मिलने वाली हल्दी, मिर्च, अजवाइन, किसी भी मसाले में मिलावट हो सकती है। ये मिलावट आपका पेट खराब करने से लेकर लीवर और किडनी के फेल होने तक कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जीरा मिलावट से पाक हो तो ये मसाला नहीं, दवा साबित हो सकता है। जीरे में आलूदगी के असर को कम करने, रोगों से लड़ने की सलाहियत बढ़ाने और ठंडक देने के गुण होते हैं। मिलावट की पहचान के लिए आप जीरे को रगड़ कर देखें, उसमें बहुत गंदगी ना हो तो ये चेक करें और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से सर्टिफाइड सामान ही खरीदें, ताकि किसी तरह की शिकायत होने पर आप सही इदारे से राब्ता कर सकें। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जो हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है उन सबको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जीरा और बाकी मसाले आपके खाने को खुशबूदार और सेहतमंद बनाते हैं, लेकिन ये मसाले आपकी ज़िंदगी में बीमारियों का तड़का भी लगा सकते हैं। इसलिए मिलावट के दौर में ईमानदारी की उम्मीद ज़्यादा न रखें और होशियारी बरतें। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर की वादियों में जहां तक देखिए सफेदी ही सफेदी फैली नजर आ रही है। हालांकि बर्फबारी कश्मीर के लिए नई नहीं है, हर साल की तरह इस साल भी बर्फबारी जारी है, लेकिन इस साल बर्फबारी अक्टूबर से ही शुरू हो गई, लिहाजा राजौरी के मुगल रोड मोटी बर्फ से ढक गई है। जमीन की जन्नत मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रहे हैं वो लोग जो कश्मीर की इस बेमिसाल खूबसूरती का दीदार करने पहुंचे थे। मुस्कुरा रहे हैं वो लोग जिनका पूरा कारोबार इन सयाहों से जुड़ा हुआ है। वाकई बर्फबारी की दूधिया सफेदी में चमक रही जन्नत मन मोह लेने को मजबूर कर ही देती है। ये नज़ारा जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग का है, जहां हुई बर्फबारी ने बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ खींचा है। पिछले
कुछ हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े थोड़े टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं यही अपील करता हूँ सब लोगों से कि आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, टूरिज़्म बहुत अच्छा है, हम इनके लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। अभी जो है हालात ठीक हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टूरिस्ट आएंगे। बर्फबारी देखकर सयाहों की बाँछें खिल गईं। चारों तरफ बर्फ देखकर बड़े भी बच्चे बन गए और फिर मस्ती का ऐसा माहौल बना कि उम्र की हद ही नहीं रही। खवातीन बर्फ में फिसल रही थी, मर्द भी पीछे नहीं रहे, लोग स्लेज राइडिंग भी करते दिखे। ऐसे ही मंजर का न सिर्फ सयाह इंतजार कर रहे थे, बल्कि गुलमर्ग के टूरिस्ट गाइड भी इंतजार कर रहे थे। घोड़े की सवारी करवाने वाले इंतजार कर रहे थे और हर वो लोग भी इंतजार कर रहे थे जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म से जुड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका वेलकम करते हैं, जितने भी टूरिस्ट, क्योंकि यही हमारा रोज़गार है यहाँ पे, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं उनका। कम से कम 4 महीने से हम, मतलब आपने देखा होगा खुद भी, कर्फ्यू था। अभी नॉर्मली हालात ठीक होते जा रहे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते से देखा है काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ। इसी साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सयाहों का यहां आना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इस बर्फबारी ने फिर से रौनक लौटा दी है। बर्फबारी के बाद सयाहों के चेहरे खिल गए तो सयाहों को घुमा फिराकर पैसे कमाने वाले भी खुश हो गए। सड़क दिख रही है, ना ही जमीन दिख रही है तो बस बर्फ। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सड़क पर बर्फ की चादर है, पहाड़ बर्फ से लिपटा हुआ है, पेड़ पर बर्फ का कब्जा है, घर की छत पर बर्फ जमी हुई है। हफ्ते भर हुई बर्फबारी का ये नतीजा था कि हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा बर्फ के आगोश में लिपट गया। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे में बर्फबारी से सड़क बंद हो गई थी। सड़क पर गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया था। सड़क से बर्फ हटाने और इसे चलने लायक बनाने के लिए इंतजामिया की टीम और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने खूब मशक्कत की और तब जाकर सड़क को चलने लायक बनाया जा सका। बीआरओ की टीम ने हर तरह की मशीनरी की मदद ली। आइस कटर के जरिए बर्फ की मोटी परत को तोड़ा गया और फिर मशीन से बर्फ की फाहें निकलकर बिखरने लगीं। जेसीबी मशीन की भी मदद ली गई। लगातार चली मेहनत के बाद भले ही रोहतांग दर्रे को एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, लेकिन साथ ही सयाहों और ड्राइवर्स को भारी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। हाल देखकर तो यही लग रहा है कि ये बर्फिस्तान है। सफेदी के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आता। पहाड़ से लेकर पठार तक, सड़क से लेकर पगडंडी तक हर जगह बर्फ की परत पसरती पड़ी है। ये हिमाचल प्रदेश के मनाली का नज़ारा है। मनाली लेह हाईवे तो बर्फ से ही लिपटा पड़ा है। जब हाईवे पर इस कदर बर्फ जमी हुई हो तो गाड़ियां टस से मस कैसे होती? यही वजह है कि गाड़ियां बर्फ में फंस गईं और ट्रकों की लंबी कतार भी लग गई। हालांकि सख्त मेहनत के बाद छोटी गाड़ियों के चलने लायक रास्ता तैयार किया गया, जिसके बाद कुछ गाड़ियां रवाना हो पाईं। भले ही बर्फबारी रुकने के बाद यहां रोड साफ कर लिया गया हो, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि कल से हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हालात फिर से खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।